ऑल ऑफ यू। आप सभी का बीएससी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में अपन ने ट्रांजिशनल एलिमेंट की बात की थी, उसका जनरल इंट्रोडक्शन देखा था और उसके पश्चात अपन ने 3D श्रेणी को विस्तृत रूप से अध्ययन किया था, जिसमें अपन ने उसके 6 जनरल कैरेक्टर पढ़ लिए थे। सेवंथ अपना था आयनिक पोटेंशियल, आयनिक विभव। ये संक्रमण तत्वों में अगर अपन बाएं से दाएं जाने पर नाभिकीय आकर्षण बल बढ़ने से परमाणु आकार क्या घटता है। ठीक है, अपने को पता है। अतः आयनिक विभव के मान क्या होने चाहिए, उच्च होने चाहिए। इसी प्रकार बाएं से दाएं जाने पर उपांत्य कोश में क्या इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने से परिरक्षण प्रभाव का मान भी बढ़ता है, अतः आयनन विभव घटने चाहिए। ठीक है, दो कंडीशंस पॉसिबल है। लेकिन अगर अपन संक्रमण श्रेणी में बाएं से दाएं जाएं तो आईपी में निरंतर वृद्धि नहीं होती, क्योंकि बाएं से दाएं जाने पर प्रभावी नाभिक के आवेश को परिरक्षण प्रभाव क्या कर देता है, संतुलन कर देता है। अतः जो आईपी के मान है वो बहुत कम, अर्थात 6 इलेक्ट्रोवोल्ट से 10 इलेक्ट्रोवोल्ट तक ही होते हैं। जैसे जेड एन सी डी एच जी के तो n-1 डी एन एस कक्षा पूर्ण पूरित होने के कारण इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होता है, बहुत कठिन होता है। इसलिए इसके आईपी के मान उच्च होते हैं। अगर अपन सी आर एम एन की बात करें, क्रोमियम और मैग्नीज की, ठीक है, तो द्वितीय आयन के मान क्या होते हैं, सी आर से एम एन तक जाने पर सेकेंड जो आयनिक पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो ज़्यादा होती है। क्यों होती है, इसका रीजन अपन ने कल देखा था कि सी आर का अगर अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो कितना होता है, 3d5 और 4s1। ठीक है, जबकि एम एन में कितना होता है, 3d5 और 4s2। तो सी आर के पास तो एस कक्षक के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, जबकि एम एन के पास में दो इलेक्ट्रॉन है एस कक्षक में। ठीक है, तो पहला जो इलेक्ट्रॉन है सी आर में से वो तो इजीली निकल जाएगा, उस कंडीशन में एम एन की वैल्यू ज़्यादा होगी। अब अपन दूसरे इलेक्ट्रॉन की बात करें तो सी आर में से एक इलेक्ट्रॉन जाने के बाद में केवल डी कक्षक के पास में इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और एम एन में से एक इलेक्ट्रॉन जाने के बाद में वो एक इलेक्ट्रॉन और बचा रहता है एस कक्षक के पास में। ठीक है, तो दूसरी जो आईपी होगी वो सी आर की ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ से डी कक्षक में से इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, जबकि एम एन में से एस कक्षक में से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। तो सी आर की आईपी ज़्यादा, सेकेंड आईपी ज़्यादा होती है एम एन से। उसी प्रकार सी यू से जेड एन तक जाने पर द्वितीय आयनन विभव के मान क्या होते हैं, घटते हैं। ठीक है, उसी प्रकार अपन सी यू से जेड एन तक चलें। ठीक है, तो सी यू के आईपी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 3d10 4s1, और जेड एन का कितना होता है, 3d10 4s2। ठीक है, तो फर्स्ट आईपी तो जेड एन की ज़्यादा होगी, लेकिन सेकंड जो आईपी होगी वो क्या, कॉपर की ज़्यादा होती है। वही डी 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 कक्षक में से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होता है। एम एन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से स्पष्ट है कि 3d5 4s2, इसमें 4s2 से दो इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद में 3d5 इलेक्ट्रॉन विन्यास बचता है जो अर्धपूरित है, अतः अब इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत कठिन होता है। इस कारण एम एन के तृतीय आयनन विभव के मान भी बहुत उच्च होते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं रिएक्टिविटी की, कि संक्रमण धातु के आयनन विभव के मान उच्च होते हैं, अतः कम क्रियाशील होते हैं। ठीक है, इनके आयनिक पोटेंशियल के मान ज़्यादा होते हैं, तो ये क्या होते हैं, कम रिएक्टिव होते हैं। इनमें डी अतिव्यापन होने के कारण उर्ध्वपातन उष्मा का मान सहसंयोजक बंध ऊर्जा से भी क्या हो जाता है, अधिक होता है। ठीक है, अब डी श्रेणी के इलेक्ट्रॉन मतलब एलिमेंट है, तो उनमें क्या होगा, डी ट्रांजिशन होगा एक तो। ठीक है, और एक डी अतिव्यापन होता है। ठीक है, तो इनमें जो सेडिमेंटेशन एनर्जी है, ठीक है, वो सहसंयोजक बंध ऊर्जा से भी ज़्यादा हो, जो कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग एनर्जी से भी ज़्यादा होती है। साथ ही इनके यौगिकों का जल अपघटन भी बहुत ही मुश्किल से होता है। इस कारण से संक्रमण तत्वों की क्रियाशीलता बहुत कम होती है, और संक्रमण तत्व में एयूपीटी लगभग क्या होते हैं, अक्रिय होते हैं। जब हम आई फर्स्ट श्रेणी से सेकंड श्रेणी में तथा द्वितीय से तृतीय संक्रमण श्रेणी में आते हैं तो क्रियाशीलता क्या घटती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं उत्प्रेरक के गुणधर्म, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, काफ़ी अब ऑर्गेनाइजेशन में अपन 3D श्रेणी के काफ़ी जो एलिमेंट हैं एज है कैटलिस्ट काम में लेते हैं अपन। ठीक है, जैसे विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करने में संक्रमण धातुओं का महत्वपूर्ण योगदान है, अतः यह इनका अभिलाक्षणिक गुणधर्म है। उत्प्रेरक के रूप में संक्रमण तत्व उनके यौगिक तथा मिश्र धातुओं का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इनका उपयोग उद्योगों के साथ साथ कहाँ, प्रयोगशालाओं में भी होता है। प्रथम संक्रमण श्रेणी के अलावा अगर अपन फर्स्ट श्रेणी से ट्रांजिशन सीरीज को छोड़ दें, उसके अलावा क्या है, एमओ डब्ल्यू पीटी पीडी आदि तत्वों का प्रयोग भी उत्प्रेरक के रूप में कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ में इन निम्न कारणों से संक्रमण तत्वों का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। कौन कौन से रीजन है जिसके कारण अपन इसको एज ए कैटलिस्ट यूज ले रहे हैं, देखते हैं। फर्स्ट है कि मुक्त संयोजकता प्रदर्शित करने के कारण ये अधिक मात्रा में क्या सतही क्षेत्रफल उपलब्ध कराते हैं। ठीक है,
अतः अभिकारक आसानी से अधिशोषित हो जाते हैं और तेजी से नए बंध बनने के कारण अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। ठीक है, इसका क्या है, एक तो मुक्त संयोजकता प्रदर्शित करते हैं और इनका क्या होता है, सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। अब इनका मेटल इन एलिमेंट्स का सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो जो रिएक्टेंट है वो इनकी सतह पर आसानी से अधिशोषित हो जाएंगे। ठीक है, और नए बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है, तेजी से, जिससे कि अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। दूसरा देखते हैं कि संक्रमण तत्वों में रिक्त डी कक्षक उपलब्ध होने के कारण, ठीक है, आंशिक बड़े डी कक्षक होते हैं, इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भी पाए जाते हैं, अतः उपयुक्त परास वाली ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन कर सकते हैं। इस कारण ये अभिक्रिया में आवश्यक संकीर्ण ऊर्जा प्राप्त हो जाती है और तेजी से संपन्न हो जाती है। ठीक है, अब इनके अंदर क्या होते हैं, पार्शली फील्ड डी ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, तो ये एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं और रिलीज भी कर सकते हैं। ठीक है, जिससे कि जो संकीर्ण ऊर्जा एक्टिवेशन एनर्जी का जो बैरियर होता है, अपन ने फर्स्ट ईयर में ग्राफ देखा था। ठीक है, ये वाला, ये एक्टिवेशन एनर्जी लेवल था। ठीक है, मतलब कोई भी रिएक्टर अगर इसको पार करके कर जाए तो वो प्रोडक्ट के रूप में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, अदरवाइज वो रिएक्टेंट में ही रहता है, मतलब प्रोडक्ट नहीं बना पाता। तो संक्रमण, तो एनर्जी का संक्रमण ऊर्जा का जो मान होता है, ठीक है, इनमें डी पार्शियल डी ऑर्बिटल फील होने के कारण ये इसको आसानी से पार कर जाते हैं और तेजी से अभिक्रिया को क्या संपन्न करवाते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि इसके साथ ही संक्रमण परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने से, ठीक है, मध्यवर्ती यौगिक बनाते हैं और ये मध्यवर्ती यौगिक विघटित होकर क्या उत्पाद में बनाते हैं। अब ये इंटरमीडिएट का भी फॉर्मेशन करते हैं और इंटरमीडिएट क्या होता है अपने को पता है, हाईली अनस्टेबल कंपाउंड होते हैं, हाई एनर्जेटिक कंपाउंड होते हैं। ये इंटरमीडिएट तेजी से रिएक्ट होकर क्या प्रोडक्ट के रूप में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। उदाहरण की अगर अपन बात करें, जैसे संक्रमण तत्वों द्वारा उत्प्रेरित होने वाली अभिक्रियाएं देखते हैं, जैसे कि NH3 बनाने की बोन हेबर्ट मेथड है, छोटी क्लासों में पढ़ी होगी अपन ने। यहाँ पर देखिए दो ट्रांजिशन एलिमेंट काम आ रहे हैं, Fe और MO। ठीक है, ये दो क्या करते हैं, NH3 बनाने में के अंदर योगदान देते हैं। ठीक है, अभिक्रिया को तेजी से प्रोसेस करवाते हैं। अगर अपन इन दो को यहाँ पर काम में नहीं ले, ठीक है, तो ये रिएक्शन बहुत ही स्लो होती हैं। जैसे अपन एज ए कैटलिस्ट यहाँ पर Fe और MO को काम में लिया, ठीक है, MO यहाँ पर क्या करता है, Fe की रिएक्टिविटी को बढ़ा देता है, Fe उत्प्रेरक की उत्पत्ति को उत्प्रेरक प्रकृति को बढ़ा देता है, जिससे कि यह अभिक्रिया तेजी से पॉसिबल होती है। ठीक है, उसी प्रकार अगर अपन SO2 और V2O5 की SO2 की बात करें, SO2 SO3 में कन्वर्ट होगा किसकी प्रेजेंस में, V2O5 की प्रेजेंस में। H2SO4 बनाने की विधि में SO2 का ऑक्सीकरण SO3 में करते हैं तो उत्प्रेरक के रूप में वेनेडियम पेंटाऑक्साइड का उपयोग करते हैं। जैसे SO2 प्लस V2O5 SO3 और V2O4 बनेगा, ऑक्सीडेशन होगा इसका, और V2O4 हाफ O2 से रिएक्शंस करके वापस से V2O5 के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि उत्प्रेरक की प्रॉपर्टी अपने को पता है, उत्प्रेरक ना तो अभिक्रिया में पार्ट लेते हैं, ठीक है, ना उसकी अपनी स्ट्रक्चर चेंज करते हैं, केवल अभिक्रिया की क्या दर को, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपन TiCl4 का उपयोग जिंगलर नाटा उत्प्रेरक बनाने में किया जाता है। ठीक है, अब जिंगलर नाटा जो कैटलिस्ट है उसका फॉर्मूला ये है, ध्यान रखना, पूछ लिया तो, कि जिंगलर नाटा उत्प्रेरक का फॉर्मूला क्या है, TiCl4 प्लस R3Al। ठीक है, तो इसका उपयोग भी जिगलर नाटा उत्प्रेरक का में भी इसका उपयोग आता है, जिसका उपयोग एथेन के बहुलीकरण में होता है। और जिगलर नाटा का जो उत्प्रेरक है इसका उपयोग कहाँ होगा, एथेन के पॉलीमराइजेशन में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फैंटम अभिकर्मण। ठीक है, फैंटम अभिकर्मण क्या था, FeSO4 प्लस H2O2 का जो सॉल्यूशन था वो क्या था, फैंटम रिएजेंट था। ठीक है, जैसे कि प्राइमरी एल्कोहल है, ठीक है, वो किस में कन्वर्ट होता है, एल्डिहाइड के अंदर। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, फैंटम रिएजेंट पे। नेक्स्ट देखते हैं रेने निकल की उपस्थिति में एपिडोनाइट्राइल को हेक्सा मेथिलीन डाइएमीन में बदल देता है। ठीक है, ठीक है, जैसे NCCH2 का होल 4 CN है, एपिडोनाइट्राइल है, ये निकल की प्रेजेंस में क्या करेगा, हेक्सामेथिलीन डाइमीन का फॉर्मेशन कर देता है। नेक्स्ट इसका यूज देखते हैं कि साइक्लोहेक्सेनोन तथा साइक्लोहेक्सेनोल की अभिक्रिया अगर अपन CO और V की उपस्थिति में करवाएं तो क्या बनता है, एडिपिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, एडिपिक एसिड का ये फॉर्मूला है, दो COH ग्रुप लगे होते हैं, बेंजीन रिंग यहाँ पर ब्रेक होती है। ठीक है, ये क्योंकि इसको ऑक्सीडाइज कर देते हैं। ठीक है, इसकी वजह से ये एक ऑक्सीजन यहाँ पर आकर अटैच हो जाती है और COH ग्रुप का मतलब एडिपिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। उत्प्रेरक किसी रासायनिक अभिक्रिया में संकीर्ण ऊर्जा के मान को घटाकर अभिक्रिया के क्या वेग को बढ़ा देते हैं, जिससे अभिक्रिया जल्दी पूर्ण हो जाती है।
ठीक है। अब अपन ने क्या एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा था कि ऊपर क्या करते हैं, ये जो एक्टिवेशन एनर्जी का जो बैरियर होता है, ठीक है, ये जो बैरियर है इसकी वैल्यू को कम कर देंगे। ठीक है। अब सपोज कोई रिएक्टेंट के पास तो इतनी एनर्जी नहीं है, उसकी एनर्जी यहाँ तक पहुँचने की है, वो इस बैरियर को पार नहीं कर सकता। तो अगर अपन उत्प्रेरक डालेंगे तो उस कंडीशन में क्या करेगा, ये उत्प्रेरक इस एक्टिवेशन बैरियर को यहाँ तक कम कर देगा, जिससे कि जो रिएक्टेंट हैं वो इजीली प्रोडक्ट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ग्राफ में देख सकते हैं अपन, ठीक है। पहले जो उत्प्रेरक की अगर दर थी वो कि मतलब उत्प्रेरक डालने से पहले कितनी थी, ये एक्टिवेशन एनर्जी का बैरियर इतना था, ठीक है। तो अगर और रिएक्टेंट में कितनी इतनी एनर्जी है, तो ये उत्प्रेरक अपन ने डाला तो इसकी बाद में इस एक्टिवेशन बैरियर है वो इतना कम हो जाता है, ठीक है। ये तो थी उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू, ठीक है। और अगर उत्प्रेरक डालने के बाद पश्चात देखते हैं तो ये कि उत्प्रेरक डालने के पश्चात में ये वैल्यू रह जाती है। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी का जो बैरियर है, ठीक है, संकीर्ण ऊर्जा के जो बाधा है वो उसको वैल्यू को कम कर देता है। नेक्स्ट देखते हैं अपन अंतरकाशी यौगिक, ठीक है, कि हालांकि संक्रमण धातुओं में परस्पर प्रबंध होता है, इस कारण धात्विक क्रिस्टल में धातु परमाणु पास पास संकुलित रहते हैं, फिर भी उनके मध्य कुछ रिक्त स्थान रह जाता है, जिन्हें अपन क्या कहते हैं, अंतरकाश यौगिक। अंतरकाश यौगिक का मतलब है कि क्रिस्टलीय संरचना के अंदर, ठीक है, कुछ अगर रिक्त स्थान है, ब्लैंक स्थान है, ठीक है, तो उनको उन यौगिकों को अपन क्या कहते हैं, अंतरकाश यौगिक कहते हैं। हालांकि अगर अपन ट्रांजिशनल एलिमेंट की बात करें, उनके बीच में क्या होता है, बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होती है, ठीक है। ठीक है, धातु क्रिस्टल में धातु परमाणु पास पास मौजूद होते हैं, फिर भी इनके मध्य क्या है, कुछ मात्रा के अंदर रिक्त स्थान होता है जिसको अपन अंतरकाश कहते हैं, और इस प्रकार के यौगिकों को क्या कहते हैं, अंतरकाशी यौगिक कहते हैं। इन अंतरकाशों में छोटे छोटे अधात्विक परमाणु जैसे HBCN आदि आ जाते हैं, तो नियमित यौगिकों को क्या कहते हैं, अंतरकाशी यौगिक कहते हैं। अब अगर इनके बीच में इतना रिक्त स्थान है कि कोई भी दो छोटे परमाणु जैसे हाइड्रोजन है, बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, इनका आकार छोटा होता है, अगर ये छोटे आकार वाले परमाणु इनके अंतरकाश में या रिक्त स्थान के अंदर फिट आ जाते हैं, ठीक है, तो एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे जिनको अपन क्या कहते हैं, अंतरकाशी यौगिक कहते हैं, ठीक है। इससे आगे का जो टॉपिक है हम अपने अगले लेक्चर्स के अंदर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।